स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। पिछले क्लास में कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में हम लोगों ने एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। और पिछले क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी। मैंने आपको बताया था ये चैप्टर क्या है, किस बारे में है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या फिर कुछ फ्रेजेस को हमने इस चैप्टर में सीखा था। फटाफट से आज के अपने क्लास को भी मैं स्टार्ट करता हूं बिल्कुल उसी टॉपिक से जहां मैंने पिछले क्लास में इसे एंड किया था। तो ये थी हमारी लास्ट क्लास की डिस्कशन, मार्जिनल कॉस्टिंग। मैं आपको फटाफट से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। आई होप कि आपने पिछले क्लास को देख लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको फटाफट से क्या करता हूं, इन सारे टॉपिक को वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग ये जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर किस बारे में है? ये चैप्टर हमें बताता है कि बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है और बिजनेस की जो टोटल कॉस्ट होती है वो आउटपुट के बेसिस पे कैसे वेरी करती है। यानी कि जितना भी आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा, जो भी आपकी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होगी, इसके बेसिस पे आपके बिजनेस की जो टोटल कॉस्ट है और जो बिजनेस की जो फाइनल प्रॉफिट है वो किस तरीके से वेरी करेगी, कैसे वो फ्लक्चुएट करेगी। इसी को कैलकुलेट करने का जो मेथड है, जो अप्रोच है, इसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। सो दिस मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर इज बेसिकली अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड द प्रॉफिटेबिलिटी एंड टोटल कॉस्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको कॉस्ट में यहाँ दो अलग अलग तरह के कॉस्ट बताए थे, एक है फिक्स्ड कॉस्ट, एक है वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों कॉस्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल, आपने अपने स्कूल टाइम पे इकोनॉमिक्स में जरूर पढ़ा होगा। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब बिजनेस की वो कॉस्ट जो सारे लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम होती है। इवन इफ देयर इज नो प्रोडक्शन यू विल हैव टू इंकर दिस फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, पीरियोडिकल कॉस्ट होती है या फिर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चरल या सेटअप कॉस्ट होती है। ये हर एक आउटपुट के लेवल पे सेम होती है और ये आपको इंकर करना ही पड़ता है। ये अनअवॉइडेबल नेचर का होता है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये एक अवॉइडेबल कॉस्ट है। इसका मतलब आपको वेरिएबल कॉस्ट तभी करना पड़ता है जब आप प्रोडक्शन कैरी ऑन करते हो। अगर प्रोडक्शन आप नहीं करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं लगेगा। और वेरिएबल कॉस्ट, जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये वो कॉस्ट है जो वेरी करता है किसके बेसिस पे? आउटपुट के लेवल के बेसिस पे। मतलब वेरिएबल कॉस्ट वैरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, इट वैरीज विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि प्रोडक्शन की क्वांटिटी जब आप बढ़ाते हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन की क्वांटिटी जब आप कम करते हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली कम हो जाती है। तो ये हो गया। इसके बाद मैंने आपको सेल्स में दो अलग अलग टर्म बताए थे, एक था ब्रेक इवन सेल्स और एक था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन सेल्स का मतलब ये सेल की वो लेवल होती है जहां पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने टोटल कॉस्ट को रिकवर कर लेता है। टोटल कॉस्ट का मतलब आपकी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। जब आप अपने बिजनेस के वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को रिकवर कर लेते हो, इतना आपने सेल कर लिया कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर हो गई और फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर हो गई, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स। लेकिन ध्यान रहे, इस पॉइंट पे, इस लेवल ऑफ सेल्स पे आपकी प्रॉफिट कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ अपने टोटल कॉस्ट को रिकवर किया है, प्रॉफिट अर्न करना अभी आपने स्टार्ट नहीं किया। तो ये एक समझ लीजिए नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है। इकोनॉमिक्स में से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते थे। तो ब्रेक इवन सेल्स का मतलब देयर इज नो प्रॉफिट, there is no loss, you have just recovered your total cost but not yet started earning any profit. ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ब्रेक इवन सेल के ऊपर, यानी कि अपने टोटल कॉस्ट को रिकवर करने के बाद आप जो भी एडिशनल फर्दर सेल करते हो, इनको हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब जो आपकी जो सेल्स है ब्रेक इवन के बाद, ब्रेक इवन अचीव करने के बाद जो भी आपकी फर्दर सेल्स होती है वो होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिलती है, क्योंकि जब तक आप ब्रेक इवन नहीं अचीव करते तब तक तो आपकी प्रॉफिट होती नहीं है। ब्रेक इवन के बाद से ही प्रॉफिट स्टार्ट होती है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद से जो भी आपकी एडिशनल सेल्स होती है, जो भी आपकी फर्दर सेल्स होती है, वो सेल आपको क्या देती है? ऑर्गेनाइजेशन को क्या देती है? प्रॉफिट देती है। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सेल्स है
जो ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअली में प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स तक कोई प्रॉफिट नहीं होता। टोटल सेल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर इनका सम टोटल कर देंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की टोटल सेल्स निकल जाएगी। ये सारे जो टॉपिक्स है, ये सारे जो टर्म्स है, फ्रेज है, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, और इसी को और बेटर तरीके से समझाने के लिए एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया था। एक न्यूमेरिकल के हेल्प से, कुछ फिगर्स के हेल्प से मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था ये सारी चीजें। आज की क्लास में मैं इन सारी चीजों से रिलेटेड, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके पहले ना थोड़ा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मैं आपको यहां पर एक सिंपल सा ग्राफ बनाकर दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जा रही है, मैं स्केल यूज तो नहीं कर रहा हूं, आप लोग बस इसे समझ लीजिए, आपके समझाने के लिए है, ठीक है। चलिए, ठीक नहीं बना ना, चलो मैं एक फाइनल टाइम फिर से ट्राई करता हूं। ठीक है, चलो ये है। अब ध्यान देना, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग स्केल पहले लिख लेते हैं। ये हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या मेजर कर रहे हैं, ये हमारी है आउटपुट, आउटपुट या फिर इसे हम लोग क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। मान लो ये यूनिट्स के टर्म्स में है, ठीक है। और ये यहां पर क्या है, कॉस्ट या फिर प्राइस, ये रुपीस के टर्म्स में है, ठीक है। आप देखिए, ये मैंने एक कर्व ड्रॉ किया है जो कि एकदम स्ट्रेट लाइन कर्व है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या है पता है, ये है फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। फिक्स्ड कॉस्ट कर्व का मतलब, जैसा कि आप इस डायग्राम से देख के समझ सकते हो, आपकी आउटपुट की जो भी लेवल है, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर आउटपुट, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर आउटपुट, ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये कांस्टेंट है। फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है। देखो आउटपुट अगर इंक्रीज भी होती है, आउटपुट चाहे यहां हो या आउटपुट यहां हो या आउटपुट यहां हो या फिर कहीं पर भी, देखो सारे आउटपुट के लेवल पे आउटपुट इंक्रीज भी हो रही है तो भी सारे आउटपुट के लेवल पे फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो अपने जगह पर कांस्टेंट है, ठीक है। आपने एक और चीज नोटिस किया होगा, आउटपुट अगर जीरो भी हो तो भी फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं है ना। आप देखो, इवन इफ आउटपुट इज जीरो, फिर भी आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा। यानी कि प्रोडक्शन अगर ना भी हो, आउटपुट ना भी हो, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो फिर भी लगते हैं, क्योंकि ये सेटअप या इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट होते हैं, पीरियोडिकल कॉस्ट होते हैं, ये आपको पे करना ही पड़ेगा इवन इफ देयर इज नो प्रोडक्शन, देयर इज नो आउटपुट, ठीक है। इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट की जो कर्व होती है वो जीरो लेवल पे भी अपने को देखने को मिलती है, जीरो लेवल पे भी फिक्स्ड कॉस्ट आपको लगेगा। चलो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो है इसकी जो कर्व बनेगी वो कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। वेरिएबल कॉस्ट की जो कर्व बनती है वो बनती है इस तरीके से, ये है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, आप देखो कर्व से, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जब आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो है। अगर आउटपुट बढ़ रही है, मैं यहां पर एक काम करता हूं, यहां पर मैं कुछ क्वांटिटी लिख देता हूं, मान लो यहां पर 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, इसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ रही है। आप देख सकते हो, जब आउटपुट हमारा 10 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम है, आउटपुट जब बढ़ के 20, 30 या 40 हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रहा है, कॉन्सिक्वेंटली ये भी इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अगर हमारा आउटपुट जीरो है, हमने कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया,
तो ऐसे में हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है, ये भी जीरो है, हमारा कोई भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा। तो आप इन दोनों कर्व के हेल्प से आप समझ सकते हो कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये हमें इंकर करना ही पड़ता है, हर हाल में अनअवॉइडेबल नेचर का होता है, इवन इफ देयर इज नो प्रोडक्शन। और जो भी आउटपुट का लेवल हो, हर एक लेवल पे फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कांस्टेंट होती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है आउटपुट के हिसाब से। जब आउटपुट इंक्रीज होती है प्रोपोर्शनेटली वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, और अगर आउटपुट ना हो, कोई भी प्रोडक्शन हम लोग ना करें, तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं लगेगा। ये दोनों आपको देखकर इस कर्व से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग एक और कर्व बनाएंगे जिसे हम लोग नाम देंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, बताइए। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट का मतलब मैंने आपको पिछले क्लास में भी बोला था, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट। तो ये तो हमें पता है। कर्व में कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखना। फिक्स्ड कॉस्ट का जो ये कनेक्शन पॉइंट है ना, कनेक्टिंग पॉइंट है, इसी के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल, वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल आपको ड्रॉ करना है। ध्यान से देखना, वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल कॉस्ट की जो ये एंगल है, ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल के लिए समझ ले रहा हूं 45 डिग्री, तो मान के चलना ये भी आपकी कितनी होनी चाहिए, 45 डिग्री। आपको समझ में आया? यानी वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है ये ओरिजिन से स्टार्ट होती है, ठीक है, लेकिन जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी। जिस पॉइंट पे फिक्स्ड कॉस्ट कर्व टच कर रहा है वाई एक्सिस को, जिस पॉइंट पे फिक्स्ड कॉस्ट कर्व वाई एक्सिस को टच कर रहा है, उस पॉइंट से टोटल कॉस्ट कर्व स्टार्ट होगी, ठीक है। टोटल कॉस्ट कर्व उस पॉइंट से स्टार्ट होगी, लेकिन ये जो टोटल कॉस्ट कर्व है ये पैरेलल होगी किसके, वेरिएबल कॉस्ट कर्व के। या फिर हम लोग इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी एंगल होगा, मतलब एंगल की जो डिग्री होगी, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कर्व की जो डिग्री होगी एंगल की, वो सेम डिग्री टोटल कॉस्ट कर्व की भी होगी फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर देखो, डिग्री ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, डिग्री ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑन एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ टोटल कॉस्ट ऑन फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। आप डायग्राम से देखो, आपको ज्यादा अच्छे से इजीली समझ में आएगी। तो ये आपको समझ में आया। अल्टीमेटली हमने टोटल कॉस्ट कर्व में क्या किया, टोटल कॉस्ट कर्व में हमने कुछ भी नहीं किया, टोटल कॉस्ट कर्व में हमने वेरिएबल और फिक्स्ड को क्या कर दिया, टोटल कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर, यहां से लेकर यहां तक, ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये हमारे फिक्स्ड कॉस्ट है। आपको समझ में आ रहा है, ये हमारे क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर, फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर ये जो है, ये है हमारे वेरिएबल कॉस्ट। देखो ध्यान से, ये जो है ये है वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का अगर टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, टोटल कॉस्ट। समझ में आया? येलो कलर जो है ये है फिक्स्ड कॉस्ट, आप इस तरह से समझो, और ग्रीन कलर जो है ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को सम अप करके हमारा क्या आ जा रहा है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब जो मैं कर्व बना रहा हूं आप लोग ध्यान से देखिए, सेल्स कर्व, सेल्स, अब हम लोग सेल भी करेंगे, तो सेल्स की कर्व कैसे निकालेंगे, देखो सेल कर्व कैसे होगी, ओरिजिन से स्टार्ट होगी, ये सेल्स की कर्व है, ध्यान से देखना, ये है सेल्स की कर्व। सेल्स की कर्व जो है ना, ये भी अपवर्ड स्लोपिंग होती है, यानी कि जैसे जैसे आप ज्यादा क्वांटिटी बनाकर बेचोगे, वैसे वैसे आपकी सेल्स की जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगी। तो इसलिए सेल्स कर्व जो है
सेल वैल्यू की जो कर्व है ये भी अपवर्ड स्लोपिंग होगी, लेकिन ध्यान रखना ये जो है ना ये वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर होगी। सेल की कर्व वेरिएबल कॉस्ट के हमेशा ऊपर होगी। अगर कोई स्टूडेंट सेल कर्व इस तरीके से बना देता है, देखो अगर कोई स्टूडेंट सेल कर्व इस तरीके से बना देता है, सपोज ये अगर बना देगा कोई सेल्स की कर्व, तो ये क्या है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सेल की जो प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है, वो वेरिएबल कॉस्ट से कम नहीं हो सकती। कभी भी सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से कम नहीं हो सकती। आपकी सेलिंग प्राइस हमेशा वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना हमेशा। क्या बोला मैंने? सेलिंग प्राइस हमेशा वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होती है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था कि जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट को जरूर कवर कर लेना चाहिए। अगर आपका सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहा है तो फिर अपने को प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का कोई मतलब नहीं है। इससे बेटर है कि प्रोडक्शन को हम लोग स्टॉप कर दे और बिजनेस को शट डाउन कर दे। ठीक है, तो योर सेलिंग प्राइस मस्ट रिकवर वेरिएबल कॉस्ट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए सेल की जो कर्व होती है, इसको मैं अभी बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा और प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा, आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो इसलिए जो सेल कर्व है ना, सेल कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगी, लेकिन ये वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर होगी। ठीक है, यानी कि यहां जो ये एंगल बनेगा, ध्यान से देखना, ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल आपके वेरिएबल कॉस्ट वाले एंगल से ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि मैं ये मान के चल रहा हूं, यहां पर ये जो एंगल है ये है 75 डिग्री। सिर्फ आपको समझाने के लिए सारा डिग्री वगैरह मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसको लेकर आप टेंशन मत लेना, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, एक पॉइंट पर सेल कर्व और टोटल कॉस्ट कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट पर सेल कर्व और टोटल कॉस्ट कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको दिख रहा है? इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब यहां पर क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब यहां पर क्या है? यहां पर सेल इक्वल टू टोटल कॉस्ट, यानी जितना आपका टोटल कॉस्ट लगा था उतना आपने सेल करके रिकवर कर लिया। आपकी जो भी टोटल कॉस्ट थी वो पूरी रिकवर हो गई है। लेकिन ध्यान से समझिए, अभी तक आपकी प्रॉफिट नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो सिर्फ सेल करके आपने अपने टोटल कॉस्ट को रिकवर किया है, प्रॉफिट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमारी सेल्स की वैल्यू और टोटल कॉस्ट की वैल्यू बराबर है, और इसलिए इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, और इसके पहले का जो एरिया है, आप ध्यान से देखिए, यहां पर इसके पहले यहां पर इस जगह पे क्या है, देखिए, एक बार मैं एक काम करता हूं, आपको समझाने के लिए मैं इसे टच करता हूं, ठीक है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट मैंने बनाया, डायग्राम मेरी अच्छी नहीं बन रही है, बस आप समझ लीजिएगा किसी तरीके से। ठीक है, तो देखो, ब्रेक इवन पॉइंट के पहले, ब्रेक इवन पॉइंट मैं यहां पर मान लेता हूं, यहां आउटपुट है कितनी? 25। ठीक है, तो 25 यूनिट आपकी ब्रेक इवन पॉइंट है। 25 यूनिट क्या है? आपकी ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके पहले जो भी आउटपुट आप बनाओगे, आप ध्यान से देखो, इसके पहले आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो सेल से ज्यादा है। आप देखो यहां पर, इसके पहले टोटल कॉस्ट की जो कर्व है, ये देखो, इस एरिया को देखो ध्यान से, इस एरिया को देखो, इस एरिया को आप देखो, यहां पर टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो क्या है? टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो ऊपर है और सेल कर्व जो है वो नीचे है। इसका मतलब टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन सेल्स। ठीक है, तो ये है लॉस एरिया। मैं इसको क्या करता हूं, इसको येलो कलर से इस तरह से हाईलाइट कर देता हूं। ये आपकी लॉस एरिया है। क्यों ये लॉस एरिया है? यहां पर इस एरिया में टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन सेल्स, इस एरिया में। आपको समझ में आया? ठीक है, इसी तरीके से ये जो एरिया है,
ध्यान से देखिए, ये जो एरिया है ना, ये है प्रॉफिट एरिया। ये है प्रॉफिट एरिया। क्यों ये प्रॉफिट एरिया है? क्योंकि यहां पर सेल इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये क्या है? ये है आपकी प्रॉफिट, और ये है आपकी लॉस। ठीक है, यानी आप डायग्राम में देख सकते हो, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद से ही प्रॉफिट चालू हो रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट तक कोई प्रॉफिट नहीं है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद से प्रॉफिट चालू हो रहा है, और ब्रेक इवन पॉइंट के पहले हमारे लॉस हो रहे हैं। इसका मतलब जब हम लोग स्टार्टिंग में आउटपुट को सेल करते हैं, तो पहले स्टार्टिंग में क्या होती है, इनिशियल स्टेज में हमारी जो टोटल सेल्स होती है उसकी वैल्यू कम होती है, उसकी अमाउंट कम होती है, हमारे कॉस्ट ज्यादा होते हैं, तो इनिशियली ऑर्गेनाइजेशन में लॉस होती है। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम लोग ज्यादा आउटपुट बनाते हैं और सेल करते हैं, हमारी सेल की वैल्यू बढ़ती है, और जैसे जैसे करके हमारी सेल की वैल्यू बढ़ती है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम लोग अपने टोटल कॉस्ट को रिकवर कर लेते हैं आउटपुट बेचकर। जब हम लोग इतना क्वांटिटी सेल कर लेते हैं, इतना आउटपुट सेल कर लेते हैं जिससे कि हमारा टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाए, तो इस पॉइंट को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि हम लोगों ने अपने कॉस्ट तो सारे रिकवर कर लिए, अब लॉस की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे सारे खर्चे हमने रिकवर कर लिए, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट टोटल हमने रिकवर कर लिए। लेकिन यहां तक स्टोरी एंड नहीं होती है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ क्या किया, अपना टोटल कॉस्ट रिकवर किया है। इसके बाद जो भी फर्दर आउटपुट हम लोग सेल करेंगे, अब यहां से चालू होगी क्या, यहां से चालू होगी हमारी प्रॉफिट। ठीक है, तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये वही एरिया है जिसे बोला जाता है मॉस। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मॉस। मॉस का मतलब ये प्रॉफिट देने वाला एरिया है। ये जो मैंने ब्लू कलर से शेड किया ना, स्काई ब्लू कलर से, दिस एरिया ऑफ सेल्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉस। समझ में आया? यानी कि यहां जो भी सेल हो रही है ये हमें प्रॉफिट दे रही है, और इसके पहले जो येलो कलर से जो भी है, ये है लॉस एरिया। मतलब ये क्या है, ये है प्रॉफिट एरिया, ये प्रॉफिट एरिया है, और ये लॉस वाला एरिया है, लॉस, ये लॉस वाला एरिया है। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज आप और ध्यान देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद से जो सेल की जो कर्व है, ध्यान से सुनिएगा, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद से जो सेल की कर्व है वो टोटल कॉस्ट के ऊपर जा रही है। टोटल कॉस्ट के जो ऊपर जा रही है ना, यहां पर एक एंगल बन रहा है, ध्यान से देखिए, यहां पर एक एंगल बन रहा है, ये आपको दिख रहा है? देखिए मैंने यहां पर एक एंगल बनाया, ये जो एंगल है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी कभी एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या है, दिस इज द एंगल created from sales curve and total cost curve when sales curve is over and above total cost। या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, दिस इज द एंगल आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड सेल्स। आप इस तरीके से लिख सकते हो, बाकी और भी खूबसूरत अच्छी डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस की। ठीक है, तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप मुझे बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस वाइड होना चाहिए या नैरो होना चाहिए? आप मुझे बताइए, क्या लगता है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी भी बिजनेस का वाइड होना चाहिए या नैरो होना चाहिए? आप मुझे बताइए, सोच कर बताइए, इस डायग्राम को देख कर बताइए अपने दिमाग से, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही सोचा आपने, एंगल ऑफ इंसिडेंस वाइड होनी चाहिए। अगर किसी बिजनेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस नैरो है, 10-15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, इसका मतलब वहां प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। टोटल कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रॉफिट जो हो रही है वो बहुत कम हो रही है, मार्जिन लो है। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस वाइड है, इसका मतलब, एंगल ऑफ इंसिडेंस वाइड होने का मतलब ब्रेक इवन के ऊपर
आपकी जो मार्जिन है वो अच्छी खासी तगड़ी मोटी मार्जिन है, ठीक है, आप अच्छा कमा रहे हो पैसा या आप अच्छा कमाओगे, आपके बिजनेस में मार्जिन ज्यादा है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस वाइड कब होगा पता है? आपका जो ये सेल्स कर्व है ना, वो जितना डीप स्लोप होगा, मतलब इसकी जो स्पाइक है, मतलब ये जो अपवर्ड स्लोपिंग है, वो जितने ज्यादा हाई स्लोप में रहेगा उतना ज्यादा ये एंगल वाइड बनेगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछले क्लास में समझा था, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सारी चीजें इस डायग्राम में आप एक साथ देख सकते हो, ठीक है। लॉस एरिया येलो कलर से हाईलाइटेड है, प्रॉफिट एरिया स्काई ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, मॉस, ब्रेक इवन पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सारी चीजें मैंने यहां पर आपको बता दी, ठीक है, समझ में आया। अब एक आखिरी चीज मैं आपको बताता हूं, फिर हम लोग आज के इस लेक्चर में जाएंगे फॉर्मूला की तरफ। चलिए, आप लोग बोलोगे सर ये पूरी चीजें मुझे समझ में आ गई, लेकिन चैप्टर का जो नाम है मार्जिनल कॉस्ट, ये आखिर इसका नाम ऐसा क्यों है, मार्जिनल कॉस्ट क्यों नाम है? देखो, इसका नाम मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर का इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग मेनली बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग, बिकॉज दिस चैप्टर हैज अ ग्रेट क्या बोलते हैं, दिस चैप्टर हैज अ ग्रेट रिलेवेंस विद रिस्पेक्ट टू मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है पता है आपको? मार्जिनल कॉस्ट आपने पढ़ा था स्कूल में इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में, मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, ऐसा कुछ आपने डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। आप मुझे बता सकते हो क्या मार्जिनल कॉस्ट की नेचर क्या होती है? बिजनेस में दो तरह के कॉस्ट होते हैं, मैंने आपको अभी बताया, पिछले क्लास में भी बताया था, बिजनेस में दो तरह के कॉस्ट होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, राइट। आप मुझे बताइए मार्जिनल कॉस्ट का नेचर क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट का नेचर क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट? व्हाट इज द नेचर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट? इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को याद कीजिए जो आपने स्कूल में पढ़ा था, आपके ग्रेजुएशन में भी आपको इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जरूर मिला होगा प्रीवियस सेमेस्टर्स में। आप उस माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट से सोचकर मुझे बताइए कि मार्जिनल कॉस्ट हम लोग जब पढ़ते थे इकोनॉमिक्स में, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट? बाय डेफिनेशन यू कैन अंडरस्टैंड मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, यानी एक एडिशनल यूनिट बनाने में जो एडिशनल कॉस्ट आती है इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। आप मुझे बताइए एक एडिशनल यूनिट बनाने में जो एडिशनल कॉस्ट आती है वो क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है या वेरिएबल कॉस्ट होती है? आप मुझे बताइए। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी अगर एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाती है तो एक एडिशनल यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में जो एडिशनल कॉस्ट आएगी उसका नेचर क्या होगा? वो एडिशनल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट होगी या एडिशनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होगी? आप मुझे बताइए। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल ठीक सोचा, बिल्कुल ठीक समझा कि एक एडिशनल यूनिट बनाने में जो हमारे एडिशनल कॉस्ट आएंगे वो वेरिएबल नेचर की होगी। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी कांस्टेंट होती है सारे आउटपुट के लेवल पे। तो अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट भी बनाएंगे तो भी हमें एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लगाना पड़ेगा, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट। फिक्स्ड कॉस्ट की जो अमाउंट होती है, जो वैल्यू होती है, वो कांस्टेंट होती है, अभी हमने ग्राफ में भी देखा, राइट। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट है सारे लेवल ऑफ आउटपुट पे। तो एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में हमारे जो एडिशनल एक्सपेंस लगेंगे, एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट लगेंगे, वो एक्चुअली में वेरिएबल कॉस्ट होंगे, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट। और ये जो एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट, एक्स्ट्रा जो कॉस्ट लगेंगे वेरिएबल कॉस्ट, इसी को तो बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आ रहा है आपको? एक एडिशनल यूनिट बनाने में हमारे जो एडिशनल कॉस्ट लगेंगे उसका नेचर होगा वेरिएबल कॉस्ट, और इसे ही हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। इसका मतलब एक्चुअली में मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या निकला? मार्जिनल कॉस्ट का एक्चुअल मीनिंग होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। द नेचर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज वेरिएबल। आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, मार्जिनल इसलिए बोला जाता है ना क्योंकि देखिए ये बिजनेस का एक टर्म है या इकोनॉमिक्स का एक टर्म है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब देखिए क्या होता है, जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको रियल लाइफ के हिसाब से आपको कोरिलेट करके बता रहा हूं। मार्केट में जब डिमांड बढ़ती है तो जो प्रोड्यूसर होता है ना, वो अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, और प्रोडक्शन बढ़ाने के पहले हर एक मैन्युफैक्चरर ये जानना चाहता है कि अगर मैं अपने आउटपुट को बढ़ाऊंगा, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगा, तो मेरी एडिशनल कॉस्ट कितनी लगेगी? क्या आउटपुट को बढ़ाने से मेरी एडिशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी या कम लगेगी, कितनी लगेगी, ये वो जानना चाहता है, और इसलिए वो मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करता है। मार्जिनल कॉस्ट की हेल्प से उसे ये पता चलता है कि मैं जब अपने आउटपुट को इंक्रीज करूंगा तो हर एक एडिशनल यूनिट पे मेरे को एडिशनल कॉस्ट कितना लगने वाला है।
हर एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में मेरे को एडिशनल कॉस्ट कितना लगने वाला है, और ये सारी चीजें को डिसाइड करने के लिए मैनेजमेंट क्या कैलकुलेट करती है, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करता हूं उस कॉन्टेक्स्ट में। अभी फिलहाल मैं वहां ज्यादा जाना नहीं चाहता, पर आपको मैंने समझाने के लिए थोड़ा बहुत बताया। ठीक है, तो फिलहाल जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग। ध्यान से देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये जो चैप्टर है इट इज बेसिकली रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट सिंपली मींस वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ रहा है? मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट द वेरिएबल कॉस्ट ओनली। ठीक है, चलो, और इस चैप्टर में हम लोग मार्जिनल कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। तो पिछले क्लास में मैंने डेफिनेशंस बताए थे, बहुत सारे टर्म्स बताए थे। आज मैंने उन्हीं सारे टर्म्स को डायग्रामेटिकली यहाँ पर ग्राफिकली आपको प्रेजेंट करके बता दिया, मीनिंग भी बता दिया, मार्जिनल कॉस्ट का क्या होता है, नेचर भी मैंने बता दिया, मार्जिनल कॉस्ट का नेचर वेरिएबल कॉस्ट का होता है। अब मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाला हूँ, आप लोग मुझे बताइए इसका आंसर, सोच कर बताइएगा। ठीक है, जिनके इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे हैं वो तो मेरे ख्याल से आसानी से समझ पाएंगे, बता देंगे। लेकिन अगर आप में से किसी को इकोनॉमिक्स पसंद नहीं था या समझ नहीं आता था या डिफिकल्ट लगता था, फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग अपने कॉमन सेंस से सोचिए और सोचकर मुझे बताइए। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उसे दो तरह के कॉस्ट इंकर करने पड़ते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, पिछले क्लास में भी बताया था, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर आपके दो तरह के कॉस्ट लग रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, तो सबसे पहले आप क्या चाहोगे? सबसे पहले आप क्या चाहोगे? जब आप आउटपुट बनाकर मार्केट में बेचते हो तो सबसे पहले आप क्या चाहोगे कि मैं फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करूं या पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करूं? आप मुझे सोचकर बताइए। मान लो आप लोग सभी अपने आप को एक मैन्युफैक्चरर समझो। आप सोचो आपकी एक फैक्ट्री है, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, और उस प्रोडक्शन के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आपके दो तरह के खर्चे लग रहे हैं। कुछ खर्चे तो फिक्स्ड नेचर के हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, और कुछ खर्चे आपके वेरिएबल नेचर के हैं, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट। तो आप जो प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी ऑन कर रहे हो उसमें कुछ आपके वेरिएबल कॉस्ट हो रहे हैं, कुछ आपके फिक्स्ड कॉस्ट हो रहे हैं। आप मुझे बताइए आपकी फर्स्ट टारगेट क्या होगी? आपकी जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगी? आप जो भी आउटपुट बनाकर मार्केट में बेचोगे, आप पहले क्या चाहोगे? अपने सेल से आप पहले वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करना चाहोगे या फिर आप अपने फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करना चाहोगे? बोलो, पहले किसको रिकवर करोगे? पहले कौन सा खर्चा आप उठाओगे, है ना? आप जो खर्चे कर रहे हो उस खर्चे को तो उठाना पड़ेगा ना। माल बेच, जो आप माल बना रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, उस माल को बेचकर आप क्या करोगे? अपने खर्चे निकालोगे, आप अपने खर्चे को उठाओगे। पहले कौन सा खर्चा उठाओगे, वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट? जल्दी से सोच के बताइए। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और मुझे फिर बताइए। चलिए, आप लोगों में से जिन लोगों ने भी ये सोचा कि सर पहले ना फिक्स्ड कॉस्ट उठाएंगे, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट एक बहुत बड़ी हेडेक है। फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है ना? डे वन से फिक्स्ड कॉस्ट हमें देनी पड़ती है, फिक्स्ड कॉस्ट हर हाल में हमें देनी पड़ती है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो अनअवॉइडेबल नेचर की होती है। प्रोडक्शन अगर ना भी करे फिर भी फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन हमारे सर पे होता है, तो ये बहुत बड़ा हेडेक है सर। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी माल बनाकर बेचेंगे सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करेंगे। हम लोग सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट को उठाएंगे और फिर उसके बाद जो भी सेल होगी फिर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करेंगे। ये कॉन्सेप्ट गलत है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऐसा सोचा कि हम लोग सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट की रिकवरी करेंगे, आप लोग गलत हो। कॉन्सेप्चुअली आप लोग गलत हो। हाँ, फीलिंग ऐसा जरूर आता है। एक लेमैन्स थॉट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, कोई भी एक आम इंसान यही सोचेगा कि भाई पहले ना फिक्स्ड कॉस्ट को उठाओ, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो हेडेक है भाई। बिजनेस आप जब से स्टार्ट करते हो, प्रोडक्शन की एक्टिविटी आप करो या ना करो, आपके रेवेन्यू आए या ना आए, लेकिन आपको फिक्स्ड कॉस्ट तो देने ही पड़ते हैं डे वन से, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। Even if there is no production, you will have to pay fixed cost. So fixed cost is a big burden for any organization, for any entrepreneur, for any manufacturer. So it's better to recover fixed cost first out of sales. ऐसा मैक्सिमम लोग सोचते हैं, ऐसा थिंकिंग प्रोसेस आता है, लेकिन टेक्निकली ये गड़बड़ है, ये गलत है। अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, या फिर कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो आपको पता है सबसे पहले क्या रिकवर करना चाहिए? आपको पहले वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करना चाहिए। आप बोलोगे ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों?
तो इसको समझाने के लिए मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बच्चा होता है, ठीक है, वो बच्चा थोड़ा सा शैतान होता है, नटखट होता है, और उस बच्चे को ना हर दिन अपने डैड से डांट पड़ती है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बदमाशी करता रहता है, थोड़ी बहुत शैतानियां करता रहता है, नटखट बच्चा है छोटा सा। तो हर दिन उसके डैड उसे डांटते हैं, जब भी कोई बदमाशी करता है, शैतानी करता है, डांटते हैं। उसके डैड हर बात पे उसे डांटते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो बच्चा कुछ शैतानी नहीं भी करता है, फिर भी उसके डैड उसे डांट देते हैं। तो बच्चा वो बहुत परेशान है। वो हर दिन सुबह सुबह जब उठता है और भगवान जी से वो प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे हर दिन पापा से डांट पड़ती है, मेरी जिंदगी में एक दिन तो कम से कम ऐसा लेकर आइए जिस दिन मुझे पापा से डांट ना पड़े। मैं कुछ भी करूं या ना करूं, मुझे पापा हर दिन डांटते हैं। जब मैं शैतानी करता हूं, बदमाशी करता हूं, गलती करता हूं, तब तो मुझे डांट पड़ती है, लेकिन कभी मैं नहीं भी करता हूं फिर भी पापा मुझे डांट देते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मुझे पापा से डांट नहीं पड़ती है। तो वो बच्चा हर दिन भगवान से क्या प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, एक दिन मेरी लाइफ में ऐसा आए जिस दिन पिताजी मुझे नहीं डांटे, ठीक है। लेकिन पता है, उस बच्चे की जो माँ है ना, वो उसे बहुत प्यार करती है, और जब भी पिताजी से उसे डांट पड़ती है, उसकी माँ उसे क्या करती है, थोड़ा सा बहला फुसलाकर उसे चुप कराती है, उससे प्यार करती है, उसे लाड प्यार करती है। और इसलिए बच्चे को अच्छा लगता है, बच्चे को बहुत खुशी होती है कि चलो ठीक है, पापा तो डांटते रहते हैं, हर दिन पापा से डांट सुनना पड़ता है, लेकिन माँ मुझे बहुत प्यार करती है। जब भी पापा गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, माँ मुझे मनाती है, माँ मुझे बहुत मानती है, प्यार करती है। तो ये उस बच्चे को अच्छा लगता है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ पता है, किसी वजह से माँ थोड़ी परेशान थी, और ऐसा कुछ हुआ उस दिन कि बच्चे ने कुछ बदमाशी की और पापा ने उस बच्चे को डांटा। और जब पापा ने बच्चे को डांटा और बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास गया, ये सोचकर कि अब माँ मुझे थोड़ा सा प्यार करेगी, मनाएगी, लाड प्यार करेगी, है ना। बच्चे ऐसा करते हैं, जब एक तरफ से डांट पड़ती है तो थोड़ा सा वो क्या करते हैं ना, दूसरी तरफ चले जाते हैं कि चलो यार अब मुझे थोड़ा कहीं से प्यार मिल जाए। तो बच्चा जब अपने पिताजी से डांट खाकर अपनी माँ के पास जाता है रोता हुआ, और उस दिन उसकी माँ भी किसी बात से थोड़ी परेशान थी, माँ ने भी उसे डांट दिया। माँ ने भी उसे डांट दिया कि अरे चुप रहो, हर समय हर दिन बदमाशी करते रहते हो, हर दिन कुछ ना कुछ शैतानी करते रहते हो। और माँ ने भी उस दिन डांट दिया। तुम्हें पता है उस दिन क्या हुआ? उस दिन के बाद से ना बच्चे की दुनिया बदल गई। उस दिन के बाद से बच्चे ने हर दिन भगवान से जो प्रेयर करता था ना, उस दिन के बाद से उसने अपना प्रेयर चेंज कर दिया। अभी तक बच्चा क्या प्रार्थना करता था? अभी तक बच्चा हर दिन भगवान से प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, एक दिन मेरे जिंदगी में कोई ऐसा आ जाए कि मेरे को पापा से डांट ना पड़े। लेकिन उस दिन के बाद से बच्चे ने यह बोलना शुरू कर दिया कि हे प्रभु, मैं पापा की डांट सह लूंगा, क्योंकि अब इतने साल तक पापा से हर दिन डांट सुनते सुनते मुझे आदत हो गई है। तो पापा की डांट तो मैं सह लूंगा, बर्दाश्त कर लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु ऐसा मेरे जिंदगी में कोई भी दिन मत आने दीजिए जिस दिन मुझे माँ से भी डांट पड़े। क्योंकि पापा की तो डांट मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, पापा मुझे डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं। अब तो इतने टाइम से हर दिन सुनते सुनते अब मैं यूज्ड टू हो गया हूं, मैं सह लूंगा, बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन माँ मुझे जब डांटती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो प्लीज ऐसा कीजिए कि आज के बाद मेरी जिंदगी में ऐसा कोई दिन ना आए कि जब मुझे माँ से भी डांट सुनना पड़े। क्योंकि पापा से डांट सुनकर मैं माँ के पास जाता हूं, और अगर माँ भी मुझे डांटेगी तब मैं किसके पास जाऊंगा? तो पापा की डांट तो मैं सह रहा हूं ऑलरेडी, अब माँ की डांट मैं दोबारा और नहीं सह सकूंगा। समझ में आ रहा है? सेम स्टोरी, आप ध्यान से समझिए, सेम स्टोरी बिजनेस में। एक बिजनेसमैन या एक मैन्युफैक्चरर जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता है तो उसे पहले से पता होता है कि आई हैव टू इंकर सर्टेन एक्सपेंडिचर एज फिक्स्ड कॉस्ट। जब मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होंगे, कुछ बेसिक सेटअप लगाने पड़ेंगे, और मुझे रेकरिंग बेसिस पे कुछ फिक्स्ड कॉस्ट इंकर करने पड़ेंगे। तो हर एक मैन्युफैक्चरर को ये पहले से पता होता है कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, बिजनेस करने के लिए मेरे कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होने ही है जो अनअवॉइडेबल होंगे, और मेरे को डे वन से इंकर करना पड़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ माई इनकम, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ माई प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? तो जो बिजनेसमैन होता है या जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है। वो उसे पता होता है कि जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहा हूं, तो सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपेंस मेरे को इंकर करना ही पड़ेगा, अगर मैं प्रोडक्शन ना भी करूं तो भी। तो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए मैन्युफैक्चरर जो होता है वो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है, उसे ऑलरेडी पता होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट मुझे हर हाल में देने हैं। लेकिन तुम सोचो,
फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन तो बेचारा मैन्युफैक्चरर उठा ही रहा है, इसके अलावा अगर उसे वेरिएबल कॉस्ट का भी बर्डन उठाना पड़े तब क्या होगा? तब तो वो बेचारा जीते जी मर जाएगा। वो बोलेगा धंधा करने का कोई फायदा ही नहीं है भाई, इससे अच्छा एक काम करो, शटर डाउन करो और अपना घर पे जाके अपना आराम करो। अरे यार, फिक्स्ड कॉस्ट तो मैं उठा ही रहा हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट का तो बोझा मैं ढो रहा हूँ ऑलरेडी, फिक्स्ड कॉस्ट को मैं झेल रहा हूँ ऑलरेडी। अब फिक्स्ड कॉस्ट को मैं झेल रहा हूँ, साथ ही साथ मैं वेरिएबल कॉस्ट को भी झेलूं, तो लॉजिक क्या है? बिजनेस में मैं दोनों ही कॉस्ट का बर्डन लेके चलूंगा, तब तो फिर बिजनेस में मैं फिर कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो हर एक बिजनेसमैन क्या चाहता है कि चलो ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरे को बर्डन अनअवॉइडेबल है, फिक्स्ड कॉस्ट को मैं अवॉइड नहीं कर सकता, अनअवॉइडेबल है, इसका तो बर्डन मुझे उठाना ही पड़ेगा, कम से कम मुझे वेरिएबल कॉस्ट का बर्डन ना उठाना पड़े। ये हर बिजनेसमैन चाहता है। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला। हर एक बिजनेसमैन, हर एक एंटरप्रेन्योर, हर एक मैन्युफैक्चरर क्या चाहता है कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन तो मैं उठा ही रहा हूं, क्योंकि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। आई विल हैव टू सेट अप अ पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर, आई विल हैव टू इंकर सर्टेन कॉस्ट विदाउट एनी प्रोडक्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रेवेन्यू। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो अनअवॉइडेबल नेचर का है, इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, ये मुझे करना ही पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन मुझे उठाना ही पड़ेगा, चाहे मेरी प्रोडक्शन हो या ना हो, चाहे मेरी इनकम हो या ना हो। फिक्स्ड कॉस्ट इज अनअवॉइडेबल, इसका बोझा तो मैं उठा ही रहा हूं, लेकिन कम से कम मुझे वेरिएबल कॉस्ट का बर्डन ना उठाना पड़े, कम से कम मुझे वेरिएबल कॉस्ट अपने जेब से ना देने पड़े, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो मैं ऑलरेडी अपने जेब से दे रहा हूं ना, ये तो मैं डे वन से दे रहा हूं। तो फिक्स्ड कॉस्ट हर एक मैन्युफैक्चरर को देना ही पड़ता है, अगर इनकम ना भी हो तो भी। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट के अलावा अगर उसे वेरिएबल कॉस्ट भी अपने जेब से देना पड़ेगा, तब तो फिर वो कंगाली हो जाएगा, वो बिजनेस करके कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हर एक मैन्युफैक्चरर, हर एक बिजनेसमैन क्या चाहता है कि नहीं 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 नहीं, वेरिएबल कॉस्ट मुझे नहीं चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट तो मैं उठा रहा हूं, मुझे आदत पड़ गई है, मैं यूज्ड टू हो चुका हूं, लेकिन इसके अलावा मुझे वेरिएबल कॉस्ट का बर्डन नहीं चाहिए। जैसे वो बच्चा था ना, वो बच्चा क्या सोचता है कि पापा से तो मैं हर दिन डांट खा रहा हूं, पापा की डांट तो मैं हर दिन सह रहा हूं, अब मैं वेरिएबल कॉस्ट मम्मी की डांट में नहीं सह सकता। समझो, बच्चे पापा की डांट को हर दिन सुन रहा है, तो बच्चा क्या सोच रहा है मन में कि अरे पापा की डांट तो मैं हर दिन सुनता हूं, मैं सह लूंगा, मैं इतने टाइम से सह रहा हूं, अनअवॉइडेबल है, पापा तो हर दिन डांटेंगे ही डांटेंगे, पापा की डांट से बचना बहुत ही मुश्किल है। तो पापा की जो डांट है वो क्या है? अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल है, पापा हर दिन डांटेंगे। तो बच्चा यूज्ड टू हो चुका है, मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुका है कि पापा से तो डांट सुनना ही है, बदमाशी न करो ना करो, पापा तो डांटेंगे कुछ ना कुछ, जरा सा भी कुछ 19-20 हो जाएगा पापा डांट देंगे। तो पापा की डांट तो सहने की मुझे आदत हो गई है, मैं यूज्ड टू हो चुका हूं, लेकिन कम से कम मम्मी मुझे ना डांटे, मम्मी की डांट भी अगर सहनी पड़ेगी, पापा ऑलरेडी डांट रहे हैं और मम्मी की डांट भी अगर मुझे सहनी पड़ेगी, तो फिर जीने का क्या फायदा? ऐसी जिंदगी में क्या फायदा जहां पापा और मम्मी दोनों मुझसे नाराज है, दोनों मुझे डांट रहे हैं। तो प्रभु प्लीज, पापा की डांट तो मैं सह लूंगा, लेकिन मम्मी कम से कम मुझे ना डांटे। ये वो बच्चा सोचता है। बिल्कुल इसी तरीके से मैन्युफैक्चरर भी सोचता है कि फिक्स्ड कॉस्ट तो मैं ऑलरेडी सह रहा हूं, फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन तो ऑलरेडी मैं उठा रहा हूं, कम से कम हे प्रभु मुझे वेरिएबल कॉस्ट का बर्डन ना उठाना पड़े, अदरवाइज दोनों बर्डन हो जाएगा तो मैं बिजनेस चला ही नहीं पाऊंगा। तो कम से कम वेरिएबल कॉस्ट मेरी रिकवर हो जानी चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट मेरी रिकवर हो जानी चाहिए। समझ में आया आपको? जी हाँ सर, समझ में आया, आपके इस फनी एग्जांपल से तो बहुत अच्छे से समझ में आया। अब आप ध्यान से सुनो, वेरिएबल कॉस्ट आखिर लगता कब है? वेरिएबल कॉस्ट कब लगता है? आप मुझे सोचकर बताओ। देखो, मेरी जो ये एक्सप्लेनेशन है, आपको लग रहा है कि सर आप इतने डिटेल में बता रहे हैं, अभी तक आपने चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं कराया, कोई फॉर्मूला नहीं कराया। आप ध्यान से सुनो, मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं, न्यूमेरिकल, फॉर्मूला, ये सारी चीजें आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी। सिर्फ आप मेरी बातों को सुनो और कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। आप एक चीज समझो, वेरिएबल कॉस्ट कब लगता है? आप मुझे बताओ, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। वेरिएबल कॉस्ट कब लगता है? जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तब लगता है, या जब हम लोग प्रोडक्शन नहीं करते तब भी लगता है? आप मुझे बताओ, वेरिएबल कॉस्ट कब लगता है? जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तब लगता है, या फिर बिना प्रोडक्शन किए भी लगता है? कब लगता है बताओ? आप सभी लोग बिल्कुल सही हो, जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तब लगता है। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट अगर प्रोडक्शन ना हो तब तो लगेगा ही नहीं। वेरिएबल कॉस्ट अगर प्रोडक्शन ना हो तब तो लगेगा ही नहीं। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, अगर प्रोडक्शन जीरो है, आउटपुट जीरो है, देन देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट तभी लगता है जब आप प्रोडक्शन करते हो। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट के बर्डन से बचना है तो क्या करोगे? आप बोलोगे सर वेरिएबल कॉस्ट के बर्डन से बचना है तो एक काम करते हैं, प्रोडक्शन ही नहीं करते। अगर प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगा, बच गए वेरिएबल कॉस्ट के बर्डन से। आप मुझे बताइए, क्या ये कोई लॉजिक है? क्या ये कोई लॉजिक है? आप बोलोगे सर वेरिएबल कॉस्ट से बर्डन से बचने का, वेरिएबल कॉस्ट के बर्डन से बचने का सबसे अच्छा और आसान तरीका यह है कि प्रोडक्शन ही मत करो।
ना करेंगे प्रोडक्शन, ना होगा वेरिएबल कॉस्ट, तो बच गए वेरिएबल कॉस्ट के बर्डन से। क्या ये कोई सोल्यूशन है? वेरिएबल कॉस्ट से बचने के लिए आप प्रोडक्शन ही नहीं करोगे तो फिर आप बिजनेस क्या कर रहे हो? फिर आप क्या बनाओगे, क्या बेचोगे? तो प्रोडक्शन नहीं करना वेरिएबल कॉस्ट को बचाने के लिए, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? वेरिएबल कॉस्ट को बचाने के लिए प्रोडक्शन नहीं करना, this is not the solution, because ultimately when you will not produce, what will you sell? How will you generate your revenue? समझ में आ रहा है? You will have to carry on production. You will have to carry on production. अदरवाइज आप क्या बिजनेस करोगे? प्रोडक्शन तो आपको करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट बचाने के लिए आप प्रोडक्शन नहीं रोक सकते, ठीक है? प्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा, लेकिन जब आप प्रोडक्शन करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी होगी। आप बोलोगे सर प्रोडक्शन करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी होगा, बिल्कुल सही बात, प्रोडक्शन करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, तब तो फिर टेंशन की बात है। प्रोडक्शन करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट होगा, सर ये तो टेंशन की बात है। अरे भाई कोई टेंशन नहीं है, प्रोडक्शन करो वेरिएबल कॉस्ट होगा, बात सही है, लेकिन आप जो यूनिट बनाओगे, जो प्रोडक्शन करोगे, जो आउटपुट बनाओगे, उस आउटपुट को आपको बेच के रेवेन्यू भी तो आएंगे, आपको बेच के रेवेन्यू भी तो आएंगे। आप एक तरफ से मत सोचो, ध्यान से समझो। जब आप प्रोडक्शन करोगे, जब आप आउटपुट को मैन्युफैक्चर करोगे, तो जो आउटपुट आप बनाओगे, प्रोडक्शन करोगे, उसके लिए आपको वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, लेकिन उस आउटपुट को बेच के आपको रेवेन्यू भी तो मिलेगा ना, आप उसको सेल भी तो करोगे ना। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सिर्फ प्रोडक्शन करने से खर्चे नहीं लगते, वहां से रेवेन्यू भी आती है। When you will produce, you will have to incur variable cost, but out of that output you will also be able to generate some revenue. समझ में आया? आपका फिर टारगेट क्या होना चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट से बचने के लिए मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। पहला तो प्रोडक्शन ही मत करो, दूसरा प्रोडक्शन करो पर जो सेलिंग प्राइस है वो वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा रखो। आप क्या करोगे? देखो दो ऑप्शन मैं आपको देता हूं, नो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करो ही मत, प्रोडक्शन नहीं करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा, या फिर आप प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन आप करो लेकिन किस तरीके से? आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो। आप कौन से ऑप्शन में जाओगे, 1 या 2? आप लोग बोलोगे सर ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि प्रोडक्शन अगर नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या बिजनेस में? तो दिस इज नॉट द प्रॉपर सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि आप प्रोडक्शन डेफिनेटली करो, लेकिन ध्यान ये रखो कि प्रोडक्शन करने की वजह से जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, वो वेरिएबल कॉस्ट आपकी सेलिंग प्राइस से क्या हो जानी चाहिए? रिकवर हो जानी चाहिए। यानी आप जो आउटपुट बना रहे हो, उस आउटपुट को आप जिस प्राइस पे सेल करोगे ना, ध्यान से सुनना, आप जो आउटपुट बना रहे हो, जो आउटपुट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उस आउटपुट को आप जिस सेलिंग प्राइस पे बेचोगे, उस सेलिंग प्राइस पे क्या होना चाहिए? कम से कम आपकी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जानी चाहिए। जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मान लो आप एक यूनिट बनाते हो, कोई जैसे मान लो ये पेंसिल है, ठीक है? आप एक पेंसिल बनाते हो, आप ये एक पेंसिल बना रहे हो, इसको बनाने में आपकी जो कॉस्ट आती है वो आती है 5 रुपीज, ठीक है? आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट, ये मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूं। आप बोलोगे सर फिक्स कॉस्ट की बात क्यों नहीं कर रहे हो? अरे फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है, वो तो वैसे भी लगना है, प्रोडक्शन करो या ना करो उससे क्या लेना देना है, फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी लग रहा है। इसलिए हम लोग अभी फिक्स कॉस्ट के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की। जब आप प्रोडक्शन करते हो उस समय की मैं बात कर रहा हूं। तो जब आप प्रोडक्शन करते हो, मैं मान लेता हूं आप पेंसिल मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो जब आप प्रोडक्शन करते हो, आप पेंसिल बनाते हो, तो पेंसिल को बनाने में, एक पेंसिल को बनाने में आपका जो वेरिएबल कॉस्ट आता है, सपोज 5 रुपीज पर यूनिट आता है, ठीक है? तो जब आप आउटपुट बनाते हो, आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? 5 रुपीज। और इसको जब आप मार्केट में बेचोगे तो मान लो आप इसको 8 रुपीज में बेचोगे पर यूनिट। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। आप जिस आउटपुट को बना रहे हो, आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, उसमें आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 5 रुपीज पर यूनिट, और आप इस आउटपुट को बनाकर कितने में बेचोगे? 8 रुपीज पर यूनिट। तो बताओ आपको ये प्रोडक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप खुद ही सोच के बताओ, आपको ये प्रोडक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? द आंसर इज यस, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए बोलो? क्योंकि आपकी जो ये सेलिंग प्राइस है, इट इज ग्रेटर देन आपकी कॉस्ट प्राइस, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट प्राइस। आपको समझ में आया? तो याद रखना, अपना टारगेट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट को पहले रिकवर करो। अपना टारगेट क्या है? पहले
वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करो। अपने जो सेल करेंगे ना, सेल करके पहले किसको रिकवर करना है? पहले फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर नहीं करना है, सेल करके सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करना है। रीजन क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, आप प्रोडक्शन करो ना करो वो तो वैसे भी लगने हैं, तो ये तो अपना फिक्स्ड है, अनअवॉइडेबल है, इसको साइड करो। इसके ऊपर एडिशनल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो लगता ही लगता है, इसके ऊपर एडिशनल कॉस्ट क्या लगेगा? वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन ये वेरिएबल कॉस्ट कब लगेगा? जब आप प्रोडक्शन करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे। तो जब आप प्रोडक्शन करते हो तो प्रोडक्शन करने के टाइम पे फिक्स्ड कॉस्ट के अलावा आपके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट का भी बर्डन आ जाता है। जब तक आप प्रोडक्शन नहीं करते, ध्यान से सुनना, जब तक आप प्रोडक्शन नहीं करते आपको सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट देना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप प्रोडक्शन करते हो तो उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट तो रहता है, साथ ही साथ वेरिएबल कॉस्ट का भी बर्डन आ जाता है जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो। तो जब आप प्रोडक्शन करोगे तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट का भी बर्डन आ गया। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो आप ऑलरेडी बर्डन ले रहे थे, अब आप वेरिएबल कॉस्ट का भी बर्डन लोगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि प्रोडक्शन मत करो? नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है कि प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन करके जो आउटपुट बनाएंगे उस आउटपुट को कम से कम इतने में बेचेंगे कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाए। प्रोडक्शन करके जो आउटपुट बनाएंगे उसको कम से कम इतने में बेचेंगे कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाए। ध्यान से सुनना, मैंने कई बार बोल दिया, एक ही चीज को मैं 2-3 बार इसलिए बोलता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार अगर आप मिस भी कर जाओ तो दूसरी तीसरी बार आप सुन लो। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को बचाने के लिए हम लोग प्रोडक्शन बंद नहीं करेंगे। हम लोग प्रोडक्शन तो जरूर करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस आउटपुट को बना रहे हैं उस आउटपुट को इतने में सेल करें कम से कम, जिससे कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट हर हाल में रिकवर हो जाए। क्योंकि अगर अपने इस दाम में बेचते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं होगा तो फिर फायदा क्या मैन्युफैक्चरिंग करने का? फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी हम लोग उठा रहे हैं, फिक्स कॉस्ट से तो ऑलरेडी परेशान है, फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी हम लोग आउट ऑफ पॉकेट पे कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर वेरिएबल कॉस्ट भी अगर अपने को पे करना पड़ेगा तो ये तो एक्स्ट्रा एडिशनल बर्डन हो गया ना। तो इसलिए ऐसा अपने को नहीं करना है। अपने जो भी आउटपुट बनाएंगे उस आउटपुट को बना के जो भी हम लोग उसको सेल करेंगे, अपनी सेलिंग प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला। आउटपुट को जब मैं प्रोडक्शन करूंगा, मैन्युफैक्चर करूंगा, तो उसको बनाने में हमारे वेरिएबल कॉस्ट आएंगे, और वेरिएबल कॉस्ट जो भी हमारे आएंगे आउटपुट को प्रोडक्शन करने में, हमारे आउटपुट को प्रोडक्शन करने में जो भी वेरिएबल कॉस्ट आएंगे उससे ज्यादा प्राइस पे अपने को बेचना है, उससे ज्यादा प्राइस में अपने को बेचना है, ताकि हमारी जो सेलिंग प्राइस है उससे कम से कम हमारा वेरिएबल कॉस्ट जरूर से रिकवर हो जाए। यानी कि इन सभी बातों को मैंने कई बार बोल दिया। बोलने का एक सिंपल मतलब यह है कि सेलिंग प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस आपके वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा ही होना चाहिए, तभी तो फायदा होगा, अदरवाइज तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? हमेशा वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में आया मैंने आपको क्या बोला? और इसलिए मैंने आपको यहां पर जब ये डायग्राम में बना रहा था तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो सेल की कर्व होगी वो हमेशा क्या होगी? वो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर होगी। मैंने आपको बोला था ना कि जो सेल्स कर्व होगी वो वेरिएबल कॉस्ट के नीचे कभी नहीं होगी। डायग्राम बनाने के टाइम पे मैंने आपको बोला था कि इस ग्राफ को जब भी आप बनाते हो, अगर बाई चांस एग्जाम में वैसे बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कभी बनाना पड़े तो इस ग्राफ में कभी भी सेल्स की कर्व आपके वेरिएबल कॉस्ट के नीचे नहीं जानी चाहिए। अदरवाइज इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप जो बेच रहे हो वो आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है। और अगर सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है, सेल्स आपके वेरिएबल कॉस्ट को भी इंकर नहीं कर पा रहा है, रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब बनाकर बेचने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई फायदा नहीं है। क्यों ही बना रहे हो आप? उससे अच्छा तो प्रोडक्शन ही बंद कर दो। समझ में आया? तो इसलिए सेल्स की जो कर्व होगी वो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर होगी। सेल्स की कर्व हमेशा वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आया? सेलिंग प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट सो दैट सेलिंग प्राइस कैन रिकवर वेरिएबल कॉस्ट एंड उससे आपका कुछ फायदा भी हो। ठीक है, तो अब आपको मैं बताता हूं, देखो अब आपको मैं बताता हूं, आपकी मान लो किसी चीज को आप बनाते हो, उसकी सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज और बनाने में जो वेरिएबल कॉस्ट लगता है वो है 8 रुपीज। तो आप किसी चीज को बनाते हो, उस आउटपुट को बनाने में आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट आती है वो 8 रुपए की आती है और उसे आप बेचते हो 10 रुपए में। तो अगर मैन्युफैक्चर करने में, प्रोडक्शन करने में 8 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आती है और आप उसे 10 रुपए पर यूनिट में बेचते हो, तो बताइए इससे आपका कितने का फायदा होता है? आपका कितने का फायदा होता है? बताइए कितने का फायदा होता है? 2 रुपए का फायदा होता है। 2 रुपए का फायदा होता है। तो
तो आप लोग बोलोगे सर 2 रुपया पर यूनिट का प्रॉफिट हो गया ना? नहीं 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 नहीं, 2 रुपया पर यूनिट का प्रॉफिट नहीं हुआ। ये मैंने क्या बोला, ये 2 रुपए पर यूनिट की आपकी आमदनी है, 2 रुपए पर यूनिट की आपका ये फायदा है, ये लाभ नहीं है। प्रॉफिट का मतलब लाभ, लाभ अभी आपका नहीं हुआ। क्यों लाभ नहीं हुआ? क्योंकि अभी तो फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर होना बाकी है ना। आप ध्यान से समझो, आपने 10 रुपए में बेचा, 8 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट लगी, तो 10 रुपए के सेलिंग प्राइस में से 8 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट चला गया, तो क्या आपकी टोटल कॉस्ट निकल गई? नहीं नहीं, अभी तो आपका सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट निकला है, अभी तो आपने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर किया। तो अभी वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करने के बाद ये 2 रुपए जो बच रहे हैं, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट अभी और रिकवर करना बाकी है, तो इसलिए इसे हम लोग प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसे हम लोग लाभ नहीं बोलेंगे। हाँ, ये फायदा जरूर है। इसे हम लोग इस चैप्टर में, इसे मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में इस फिगर को, इस अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, एक नाम देते हैं, इसे बोला जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्ट्रीब्यूशन, 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 है ना। मतलब आप समझ लो, जैसे इंग्लिश में कॉन्ट्रीब्यूशन का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो क्या है? कॉन्ट्रीब्यूट करना। कॉन्ट्रीब्यूट करना मतलब सहयोग करना, या मान लो किसी पर्टिकुलर चीज में अपना योगदान देना, योगदान, ठीक है, कंट्रीब्यूट करना। तो यहां पर जो भी सेलिंग प्राइस होती है, इसमें से जब आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हो, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हो, तो जो अमाउंट आती है इसको बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। जैसे कि 10 रुपए में आपने बेचा, 8 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट लगी थी, तो 2 रुपया आपका क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एवरी सिंगल यूनिट, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, एवरी सिंगल यूनिट manufactured and sold will contribute 2 rupees to the organization. Every single unit manufactured and sold will contribute 2 rupees to the organization. मैं फिर से बोल रहा हूं, every single unit manufactured and sold will contribute 2 rupees to the organization. यानी हर एक यूनिट को, अब मैं हिंदी में बोलता हूं, हर एक यूनिट को जब आप बनाकर बेचते हो, तो हर एक यूनिट को बनाकर बेचने में 2 रुपए का योगदान ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। हर एक यूनिट को बनाकर बेचने में 2 रुपए का योगदान ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, क्योंकि हर एक यूनिट को जब आप बनाते हो, हर एक यूनिट को बनाने में 8 रुपए की पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आती है, और फिर आप उसे 10 रुपए पर यूनिट में बेचते हो। तो 8 रुपए वेरिएबल कॉस्ट लगा के जब आप बनाते हो और 10 रुपए में उसे आप पर यूनिट में बेचते हो, तो हर एक यूनिट को बनाकर बेचने में 2 रुपए का योगदान आ रहा है। ये 2 रुपए कंट्रीब्यूट हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि जितना ज्यादा आप यूनिट बनाओगे, जितना ज्यादा आप आउटपुट बनाओगे, जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे, हर एक यूनिट 2 रुपया कंट्रीब्यूट करेगा ऑर्गेनाइजेशन में। हर एक यूनिट 2 रुपया कंट्रीब्यूट करेगा ऑर्गेनाइजेशन में। समझ में आ रहा है कैसे 2 रुपया कंट्रीब्यूट करेगा? क्योंकि हर एक यूनिट को बनाने में आपके वेरिएबल कॉस्ट लग रहे हैं 8 रुपए, और उसको आप बना के बेचोगे 10 रुपए में। तो एवरी सिंगल यूनिट प्रोड्यूस्ड एट 8 रुपीज variable cost and it will be sold at 10 rupees. So every single unit produced and sold will contribute 2 rupees to the entity, 2 rupees to the organization, right? तो हर एक यूनिट बनाकर बेचने में ऑर्गेनाइजेशन को 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। हर एक यूनिट को बनाकर बेचने में ऑर्गेनाइजेशन को 2 रुपए का क्या मिलेगा? 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। समझ में आया आपको? मार्जिनल कॉस्टिंग में इस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। अब ध्यान से सुनिएगा, कंट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया ना? चलिए, कंट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया। अब आप सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक कंपनी है, वो 5000 यूनिट बनाती है। कितना बनाती है? 5000 यूनिट। अब बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बताइए टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? आप मुझे बताइए टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? अगर कोई यूनिट, अगर कोई कंपनी 5000 यूनिट बनाती है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? आप मुझे बताइए टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? आप बोलोगे सर ये तो बड़ा ही सिंपल है, हर एक यूनिट से अगर 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन होता है, हर एक यूनिट से अगर 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन होता है, तो 5000 यूनिट बनाएंगे, तो 5000 इंटू 2 10,000 का कंट्रीब्यूशन होगा। ये तो बड़ा ही सिंपल सवाल है। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। टोटल कंट्रीब्यूशन होगा 10,000। कैसे आया ये? 5000 इंटू 2। तो हमारा पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है 2 रुपया, तो 5000 यूनिट से टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 10,000। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को 10,000 का प्रॉफिट हो गया? जी नहीं, 10,000 का प्रॉफिट नहीं हुआ है, 10,000 का कंट्रीब्यूशन हुआ है। ध्यान से समझिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 10,000 है ना, दिस इज कंट्रीब्यूशन नॉट प्रॉफिट। Why it is not profit? Because we have just recovered variable cost as of now. We have not yet recovered fixed cost. Fixed cost is yet to recover.
आपको समझ में आ रहा है? अभी तक आप ध्यान से देखो, हमने जो बनाया है आउटपुट को बनाने में जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट लगी है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को हमने सेलिंग प्राइस से माइनस किया है, रिकवर किया है। और वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करने के बाद 2 रुपया का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और 5000 यूनिट को बनाकर हमें 10,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। लेकिन ये जो 10,000 का टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना, इसमें से अभी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही सिर्फ रिकवर हो पाया है, फिक्स्ड कॉस्ट तो अभी भी रिकवर होना बाकी है। मान लो आपके बिजनेस की जो फिक्स्ड कॉस्ट है टोटल, सपोज टोटल जो आपके बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट है, सपोज वो कितनी है, सपोज वो 6000 है। तो अगर आपने 5000 यूनिट को बनाकर बेचा, तो 5000 यूनिट को बनाकर बेचने में आपके 10,000 के टोटल कंट्रीब्यूशन आए, और आपके बिजनेस की टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है 6000। तो इस 6000 को अगर आप यहां से माइनस कर लेते हो, तो आपके जो फाइनल अमाउंट बचेंगे वो कितने बचेंगे, बोलो? 4000। ये होगी आपकी प्रॉफिट, ये होगी आपकी प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट हमारी तब आती है जब हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को रिकवर कर लेते हैं। प्रॉफिट हमारी कब आती है? जब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को रिकवर कर लेते हैं। समझ में आया? तो हम लोग सेल से सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, सेल से सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करेंगे। सेल से सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करेंगे। फिर हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जो हमारी होगी टोटल, उस टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिर हम लोग हमारे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास कुछ बचता है, ये होगी हमारी प्रॉफिट। समझ में आया? तो प्रॉफिट का मतलब होता है जब आप टोटल कॉस्ट रिकवर कर लेते हो अपने सेलिंग प्राइस में से, उसके बाद जो अमाउंट, रेसिडुअल अमाउंट जो बचता है, दैट इज योर प्रॉफिट। और इसलिए वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करने के बाद जो अमाउंट आता है, इसे हम लोग प्रॉफिट नहीं बोलते, इसे हम लोग कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर नहीं हुआ। समझ में आया आपको? मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा आराम से, धीरे धीरे, डिटेल में, स्टोरी, एग्जाम्पल, सब कुछ के हेल्प से मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है? और मैंने ये जो मीनिंग और डेफिनेशन है, ये तो मैंने पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। ये सारे टर्म्स, ये छोटे से एक न्यूमेरिकल एग्जांपल को भी मैंने पिछले क्लास में आपको समझा दिया था, ये सारे कैलकुलेशन को दिखाकर बहुत ही सिंपल से। लास्ट क्लास में ये जो मैंने छोटा सा ये प्रॉब्लम आपको करवाया था, इसमें मैंने कोई भी फॉर्मूला, किसी भी चीज का कोई यूज नहीं किया था। सिंपल तरीके से मैंने कैलकुलेट करके ये न्यूमेरिकल आपको समझाया था, एक छोटे से एग्जाम्पल के हेल्प से। आज मैंने क्या किया, आज आपको मैंने ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके दिखा दिया, और कई सारी और भी नए नए कॉन्सेप्ट जो थे, इसे मैंने आज बताया। आज के अपने इस लेक्चर को मैं यहां पर एंड करता हूं, और अब नेक्स्ट अपने जो लेक्चर होंगे, इसमें मैं क्या करूंगा, आपको इन सारे टॉपिक्स को, हमारी जो जितने भी टर्म्स थे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो भी टर्म्स थे, जो भी अलग अलग फ्रेजेस थे, वो सब हमने समझ लिए, कॉन्सेप्चुअली समझ लिए, रटे नहीं है, पूरे कॉन्सेप्चुअली समझ गए। मैंने पिछले लेक्चर और आज के लेक्चर में मिलाकर जो कुछ भी समझाया, जो कुछ भी एक्सप्लेन किया, अब आपकी जो कॉन्सेप्ट बनी है ना, अब आपको सारे फॉर्मूलाज इस चैप्टर के आसानी से याद हो जाएंगे। याद आपको करने नहीं पड़ेंगे, आपके खुद ही दिमाग में बैठ जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला याद वो स्टूडेंट करते हैं जिन्हें वो चीजें समझ नहीं आती, उसे वो फॉर्मूला लर्न करना पड़ता है, मगअप करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको हर एक चीज का कॉन्सेप्ट पता है, मीनिंग पता है, लॉजिक पता है, फिर आपको चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी, रटनी नहीं पड़ेगी, आप अपने आप से ही समझ जाओगे। तो आज के इस छोटे से लेक्चर के बाद आपकी जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी वो जरूर आ गई होगी। जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड टर्म्स थे वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिए, समझा दिए, और इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, और आप आराम से समझ जाओगे, आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे इस चैप्टर से रिलेटेड टर्म्स और सारे इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी समझ लिए। नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला आपको मैं सिखाऊंगा जो आसानी से आप समझ जाओगे। ठीक है? आज के क्लास को मैं यहां पर एंड करता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।